स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में शेड्यूल 3 के बारे में बताया था कि शेड्यूल 3 में आपको क्या क्या करना होता है। शेड्यूल 3 के बैलेंस शीट को हमने समझ लिया था। आप बैलेंस शीट को किस तरह से बनाते हैं, बैलेंस शीट और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है उसमें याद करने का क्या तरीका है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब बेटे जी, मैं एक बार झटपट आपको याद दिला देता हूं कि बैलेंस शीट में क्या क्या था और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? देखो जी, देखिए ऐसा है कि हमारी दो साइड्स बनाई गई है, जिसमें पहली साइड जो है उसका नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हमारे बैलेंस शीट की डिजाइनिंग इस तरह से, और दूसरी साइड यानी कि बी, उसका नाम है एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो मेजर हेडिंग्स आती है वो कुल मिला के चार है। दो इक्विटी की है और दो लायबिलिटीज की है। और अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स के अंदर कुल मिला के दो मेजर हेडिंग थी। सबसे पहली मेजर हेडिंग इक्विटी की शेयर होल्डर फंड्स है। उसके बाद सेकंड मेजर हेडिंग जो थी वो थी शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। और यहां पे नॉन करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स है। शेयर होल्डर फंड इज ए मेजर हेडिंग और इसके अंदर अगर हम बात करें तो तीन सब हेडिंग आती है, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट सब हेडिंग थी शेयर कैपिटल, दूसरी सब हेडिंग थी रिजर्व एंड सरप्लस, और फिर उसके बाद शेयर वारंट्स। जबकि शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट के अंडर कोई भी सब हेडिंग नहीं आती। फिर हमने बात की नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, तो यहां पे कुल मिला के चार सब हेडिंग आती है। ये याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, बी डैश ओपी, जिसमें बी स्टैंड करेगा बोरोइंग्स। जब आप नॉन करंट लायबिलिटी पे होंगे तो लॉन्ग टर्म, और जब आप करंट लायबिलिटी पे होंगे तो शॉर्ट टर्म। फिर डैश, डैश में जो फिक्स्ड है कि हमेशा नॉन करंट ही रहेगा वो है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और यहां पे फिक्स्ड है टीपी यानी कि ट्रेड पेबल्स। उसके बाद हमने बात की कि अदर नॉन करंट लायबिलिटी आएंगी और करंट लायबिलिटीज आएंगी। फिर प्रोविजंस आ जाएंगे लॉन्ग टर्म और प्रोविजंस आ जाएंगे शॉर्ट टर्म। ये थी हमारी पहली साइड इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसकी बैलेंस शीट में ये सारा डेटा आता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को। तो इसे याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, FID लो। और किस कंपनी में लो? कंपनी होगी जी ITC, इसमें लो। यहां से हमारे सारे के सारे सब हेडिंग याद हो जाते हैं। फिक्स्ड एसेट सबसे पहले, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट I से, डेफर्ड टैक्स एसेट D से, L से है लोन्स एंड एडवांसेस, वो भी लॉन्ग टर्म या नॉन करंट बोल सकते हैं, और अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी। यहां आ जाइए तो C से था हमारा करंट इन्वेस्टमेंट ITC। मैंने कहा था इसे आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, कंपनी ITC में तीन चीजें आ जाती है। असल में ये तीन चीजें हमेशा ही फिक्स होती है। बाय नेम दे अपीयर्स टू बी करंट एसेट्स। जैसे कि इन्वेंट्री, बेटे हमेशा आपको लगेगा कि करंट एसेट है। और इसके अलावा
ट्रेड रिसीवेबल्स ये हो गया, इन्वेंट्री ये ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये अपने नाम से ही झलक जाते हैं कि ये करंट एसेट्स हो गए। लोन्स एंड एडवांसेस शॉर्ट टर्म या करंट बोल सकते हैं, और फिर अदर करंट एसेट्स ये हमारी एसेट साइड थी जी। ये था हमारे बैलेंस शीट का पूरा ढांचा। समझे आप बात को? ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब आप मुझे ये बताइए जरा, आप में से किसी भी बच्चे का इसमें कोई डाउट हो तो वो बताए। देखो बेटे जी, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे नोट में जो कल मैंने आपको सेंड किया था, कुल मिला के मैंने यहाँ पे 6 टॉपिक्स रखे हुए हैं, 6, जिसमें सबसे पहले बेसिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हमने पहले दिन कर लिया था। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी हो गया। आज हम टॉपिक नंबर 3 करेंगे, आइटम अंडर वेरियस सब हेडिंग्स ऑफ बैलेंस शीट, जो कि आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है। ये टॉपिक है जी, इसे हमें करना है, ठीक है? मेरे प्यारे बच्चों, बात जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए होता क्या है, हमारी जो बैलेंस शीट है ये 2 साइड्स हुई, ये हमारी मेजर हेडिंग हुई, ये हमारी सब हेडिंग्स हुई। इन हर एक सब हेडिंग के अंदर कुछ ना कुछ आइटम्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहली सब हेडिंग हमारी कौन सी है? शेयर कैपिटल। इसके अंदर बेटे कुल मिला के 8 आइटम्स आते हैं। मतलब जो देखो, बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि साइड 2 हो गई, साइड के अंदर आती है मेजर हेडिंग, मेजर हेडिंग के अंदर आता है सब हेडिंग, और सब हेडिंग के अंदर जो आता है वो होता है आइटम। एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपको ये पूछा जाएगा, एक आइटम दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बच्चों आप इसकी मेजर हेडिंग और सब हेडिंग बताइए। इस टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अब हम एक एक करके ये सारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटे जी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर कुल मिला के आपकी 8 चीजें आएंगी, 8। ध्यान से सुनिएगा आप जरा, ये 8 चीजें क्या है बेटे? 6 तरह की तो हमारी कैपिटल ही होती थी। जानते कौन कौन सी कैपिटल होती थी? आपको मैंने वैसे शेयर्स में बताया था। एक होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल, दूसरी होती है इशूड कैपिटल, फिर आ जाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फिर आ जाती है कॉल्ड अप कैपिटल, फिर आ जाती है पेड अप कैपिटल। ठीक है जी, और लास्ट होती है रिजर्व कैपिटल। बेटे जी 6 तरह की कैपिटल मैंने आपको बताई थी, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। 6 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल जी। और ये मैंने आपसे डब्ल्यूटी में क्वेश्चन भी पूछे थे इसके बारे में कि कितनी तरह की कैपिटल होती है। ये जो 6 तरह की कैपिटल है, ये बेटे किसका पार्ट होगा? शेयर कैपिटल का ही पार्ट होगा। अगर मान लीजिए कि आप ये कैपिटल्स याद करने में थोड़ा सा हिचकते हैं कि सर इतनी लंबी लंबी कैपिटल्स हम याद नहीं कर पाते, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी शब्द के पीछे कैपिटल लग जाए एज ए प्रीफिक्स, तो आप समझ जाइएगा कि वो शेयर कैपिटल का पार्ट। ठीक है जी, तो ये पहले 6 आइटम्स याद हो गए। इसके अलावा इसमें 2 एडजस्टमेंट्स आती है। एक आता है कॉल्स इन एरियर, ध्यान रखिएगा, और एक आता है शेयर फॉर फीचर।
अकाउंट। शेयर कैपिटल के अंदर 6 तरह की तो कैपिटल आ जाती है और 2 एडजस्टमेंट्स आती है। एक एडजस्टमेंट का नाम है कॉल्सन एरियर और दूसरी एडजस्टमेंट का नाम है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, कॉल्स इन एरियर और शेयर फॉर फ्यूचर को मैं एडजस्टमेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कॉल्स इन एरियर और शेयर फॉर फ्यूचर ये दोनों एडजस्ट होते हैं, मतलब प्लस माइनस किए जाते हैं शेयर कैपिटल में, इस वजह से मैं इन्हें एडजस्टमेंट कह रहा हूं। और ये कॉल्स इन एरियर और शेयर फॉर फ्यूचर आपके एग्जाम में सीबीएसई ने न जाने कितनी बार पूछ लिया। बेटे एक आप सिंपल से दिमाग लगाओ, अगर आपको मैं एग्जामिनर बना दूं कि आप पेपर सेट करो और आपसे कहा जाए कि ये जितनी भी आपके यहाँ पे कैपिटल्स हैं, ये शेयर कैपिटल के आइटम है, इनमें से आपको कोई आइटम चुनाव करके एग्जाम में पूछना है, आप ऐसी मूर्खता तो करोगे नहीं कि ऑथराइज शेयर कैपिटल पूछो, क्योंकि जैसे ही आप कैपिटल लिखोगे बच्चा पकड़ जाएगा कि शेयर कैपिटल में आना है। तो असल में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है जो डायरेक्टली कैच ना हो पाए, और वो है जी ये 2 एडजस्टमेंट्स, कॉल्स इन एरियर और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो बेटे पहली हमारी मेजर हेडिंग थी शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर पहली सब हेडिंग हमारी आई थी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर ये 8 आइटम्स आ जाते हैं, 6 कैपिटल और 2 एडजस्टमेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद हो गया होगा। अब एग्जाम में जानते हैं किस तरह से क्वेश्चन आएगा? देखिए जरा, इस तरह से आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन करनी है, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 कॉलम्स है। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताइए ऑथोराइज शेयर कैपिटल किस सब हेडिंग और किस मेजर हेडिंग का पार्ट होता है। तो आप ये वाला फॉर्मेट बनाएंगे, पहला सीरियल नंबर, फिर आप लिखेंगे आइटम्स, फिर आप लिखेंगे मेजर हेडिंग और फिर लिखेंगे सब हेडिंग। ये इसी सीक्वेंस में रखिएगा। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि सीबीएसई के जो क्वेश्चन पेपर के आंसर आते हैं चेक करने के लिए, वो इसी सीक्वेंस में आंसर को लिखते हैं। तो बेटे अगर इस सीक्वेंस में आंसर आ रहे हैं तो आप समझिए कि हम अगर इसी सीक्वेंस में आंसर दें तो उनका काम आसान करेंगे, और अगर हमने उनका काम आसान किया तो वो आपका काम आसान करेंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन हम इसी ऑर्डर में रखेंगे, पहले सीरियल नंबर, फिर आइटम, फिर मेजर हेडिंग, फिर सब हेडिंग। जैसे कि ऑथराइज शेयर कैपिटल है, ये सब हेडिंग पहले हमेशा सोचिएगा सब हेडिंग, क्योंकि सब हेडिंग के अंदर आइटम आते हैं और सब हेडिंग किसके अंडर आती है? मेजर हेडिंग के अंदर। तो बेटे सब हेडिंग है इसकी शेयर कैपिटल, अभी अभी हमने बात करी, और इसकी मेजर हेडिंग है शेयर होल्डर फंड। बस इसी तरह से ये 8 आइटम का मैंने आपको बताया हुआ है सभी का, कि मेजर हेडिंग शेयर होल्डर फंड है सबकी, और शेयर कैपिटल इनकी क्या है? सब हेडिंग है। देखिए हमें सिर्फ मेजर हेडिंग और सब हेडिंग मेंशन करना है, साइड हमें कभी भी मेंशन नहीं करना है। तो साइड के लिए मैंने यहाँ कोई कॉलम भी नहीं बनाया, ना एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी कि किस साइड में आती है, तो डोंट बॉदर अबाउट साइड। ये तो हो गया जी एग्जाम में किस तरीके से ये 8 आइटम आ सकते हैं और आप किस तरह से इन्हें आंसर करेंगे। लेकिन क्या वाकई में ये जो है आइटम्स हमारी बैलेंस शीट के फॉर्मेट में भी ऐसे ही दिखाए जाते हैं? नहीं बेटे, अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने अभी तक आपको बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से ये जो है 6 कैपिटल और 2 एडजस्टमेंट शेयर कैपिटल में असल में बैलेंस शीट में कैसे दिखाई जाती है। देखिए बैलेंस शीट में होता क्या है, हम इक्विटी एंड लायबिलिटी के शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल लिखते हैं, यहाँ टोटल अमाउंट लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का जो अमाउंट है वो उसकी कैलकुलेशन फेस ऑफ बैलेंस शीट पे नहीं दिखाई जाती है, उसके लिए हम बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट। तो ये हमने नंबर 1 करके नोट्स टू अकाउंट डाल दिया कि साहब हमारा जो नोट्स टू अकाउंट बनेगा उसमें पहला नोट शेयर कैपिटल का होगा। फिर हम नोट्स टू अकाउंट का भी फॉर्मेट बनाते हैं,
ये वैसा ही होता है जैसा लगभग बैलेंस शीट थी, पर्टिकुलर करंट ईयर अमाउंट और प्रीवियस ईयर अमाउंट। अब आप इसमें देखिए मैंने क्या किया, ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, ये सारी कैपिटल जितनी भी थी वो सारी दिखा दी, और इसमें दो चीजें एडजस्ट कर दी, एक कॉल सिनेरियर और एक शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कॉल सिनेरियर को बेसिकली माइनस कर देते हैं और शेयर फॉर फ्यूचर को प्लस करते हैं। वो क्यों करते हैं वो अभी छोड़ दीजिए, बस आपको मैं ये दिखा रहा हूं कि ये वैसे प्रैक्टिकली कैसे प्रेजेंट होता है, इस तरीके से। फिर ये जो टोटल आता है ना यहाँ पे, ये टोटल उठा के यहाँ दिखाया जाता है। तो कैलकुलेशंस हमने सारी शेयर कैपिटल की कहा की नोट्स टू अकाउंट्स में, और यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी जब हम बैलेंस शीट कर रहे थे कि बेटे फेस ऑफ बैलेंस शीट पे कोई भी कैलकुलेशन हम नहीं दिखाते हैं, ये सारी कैलकुलेशन नोट्स टू अकाउंट्स में आती है। और यही चीज मैंने आपको अभी दिखाई कि किस तरह से हम नोट्स टू अकाउंट पे इसे प्रेजेंट करते हैं। तो बेटे शेयर कैपिटल उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। बताइए जरा, यहां तक कोई भी डाउट हो शेयर कैपिटल में या इसे प्रेजेंटेशन कैसे करनी है एग्जाम में, बोलिए जल्दी से। बच्चे का एक क्वेश्चन आया है कि सर हमें क्या साइड दिखानी है, तो मैंने आपको बता दिया साइड नहीं दिखानी है। अब जल्दी से बताइए जरा, कोई डाउट हो तो। अब कोई बच्चा बोलेगा ही नहीं। चलिए कोई भी डाउट नहीं है। ओके बेटे, वेरी गुड। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। एक हमने यहां पे सब हेडिंग कर ली पहली, कॉल सिनेरियर माइनस क्यों लिखा है उसे छोड़ दीजिए ना, मैंने कहा था वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अभी हम टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया है ना, ये प्रैक्टिकली यूज होता है और इसका इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर का क्वेश्चन बनता है। तो मैं वहां बताऊंगा कि कॉल सिनेरियो को क्यों माइनस कर रहे हैं और शेयर फॉर फ्यूचर को क्यों प्लस कर रहे हैं, तो उसके बाद के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है बेटे। शेयर कैपिटल के बाद शेयर होल्डर फंड में जो दूसरी सब हेडिंग आती है वो होती है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहले तो बेटे जी इन दोनों बातों का मतलब समझिए, जो दो शब्द हैं, देखिए दो शब्द कौन कौन से हैं, एक रिजर्व आ रहा है और एक आ रहा है जी सरप्लस। अब इनका क्या मतलब है बेटे, रिजर्व का मतलब होता है एक तरह से एक गुल्लक जिसमें हमने पैसे जमा कर रखे हैं। अब हम इन गुल्लक के नाम रख देते हैं, एक से ज्यादा गुल्लक बना देते हैं। प्रॉफिट को डिवाइड ना करके हमने अब तक पिछले सालों के जितने भी प्रॉफिट जमा कर रखे हैं उसे हम रिजर्व बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं एक गुल्लक का नाम रख देता हूं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो मतलब मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना पैसा जमा है। सरप्लस बेसिकली क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है करंट ईयर के प्रॉफिट्स को, और अगर ये अमाउंट नेगेटिव में हो, ध्यान से देखिएगा इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव अमाउंट आ सकते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करेगा करंट ईयर के लॉस। यानी कि ये पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी दिखाता है और डेबिट बैलेंस भी। आपको याद होगा क्रेडिट और डेबिट बैलेंस आपने पार्टनरशिप में भी पी एंड एल अकाउंट में किए, ठीक है जी। अब इसे हमें याद कैसे करना है बेटे, अगर किसी भी शब्द के पीछे, आगे नहीं, पहले मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, किसी भी शब्द के पीछे प्रीफिक्स रिजर्व लगा हो तो वो यही आएगा, जैसे कि कैपिटल रिजर्व और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। समझ पा रहे हैं आप? इन सब के पीछे एक बात कॉमन है कि सब में
प्रीफिक्स क्या है? रिजर्व। तो किसी भी शब्द के पीछे अगर रिजर्व लगा होगा तो वो किस सब हेडिंग का पार्ट होगा? रिजर्व एंड सरप्लस। एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें आता है जी सरप्लस। सरप्लस में मैंने आपको बताया कि बेटे पी एंड एल डेबिट बैलेंस और पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी, ये रिजर्व एंड सरप्लस हो गए। इनके अलावा, इन दो के अलावा एक और चीज आ जाती है जो स्पेशल आइटम है इसमें आने वाला, इसो। इसका मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब ये क्या होता है बेटे? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है क्या है? ये असल में एक स्कीम होती है। स्कीम किस तरह से काम करती है जरा ध्यान से सुनिएगा। इन्फोसिस ने 1998 के अंदर इस शब्द से बड़ा तहलका मचाया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इन्फोसिस बेटे एक आईटी फर्म है, एक आईटी बेस्ड कंपनी है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहां पे कंप्यूटर का यूज होता है। तो असल में इन्फोसिस के साथ क्या दिक्कत थी? इन्फोसिस बेटे क्योंकि आईटी कंपनी है, तो आईटी कंपनी में मशीनरी वगैरह तो होती नहीं है। बस होता क्या है कि एक इसमें कंप्यूटर या लैपटॉप होता है और उस कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करने वाला एक एम्प्लॉय होता है। ऐसे ही होता है ना। अब देखिए क्या है, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन इन्फोसिस की, उनके लिए मेन एसेट पता है क्या है? वो है इसके एम्प्लॉयज। इन्हें सॉफ्टवेयर बनाना होता है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर बनाना एक दिमागी खेल है। अब जिस बंदे का दिमाग चलता है सॉफ्टवेयर बनाने में, वो बना लेता है। जिसका नहीं चल पाता वो नहीं बना पाता, कोडिंग डिकोडिंग नहीं कर पाते। तो बेटे जिनका दिमाग चलता है वो, उन्हें बड़ी अच्छी सैलरी मिलती है। इन्फोसिस क्या करता था? इन्फोसिस ने एक काम करना स्टार्ट किया। इसने डायरेक्टली जो इंजीनियरिंग पास स्टूडेंट थे उन्हें कॉलेज से हायर करना शुरू कर दिया। फिर इन्फोसिस इन्हें हायर करता, फिर हमारे हायर करने के बाद जितने भी हमारे ये स्टूडेंट आते थे, ये बेटे कॉलेज वगैरह में हमारे पढ़ाइयां तो होती नहीं है, सच्चाई ये है। इन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, ये इन्हें ट्रेनिंग देता था। ठीक है, और ट्रेनिंग के दौरान इन्हें सैलरी भी देता था, लेकिन सैलरी थोड़ी कम होती थी। लगभग इन्हें 2 से 3 साल की ट्रेनिंग दिया करता था, ताकि ये काम सीख जाए, सॉफ्टवेयर जो भी इन्हें बनाने हैं उसके हिसाब से सीख जाए, ट्रेनिंग हो जाए। अब बेटे इस ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर की पोस्ट भी आ जाती थी इन्फोसिस को। 2-3 साल काम करने के बाद ये एम्प्लॉय तैयार हो जाता था यहां कंप्यूटर पे पूरे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए और मार्केट में आने के लिए। जैसे ये तैयार होता था तो दूसरी जो आईटी कंपनी है जैसे कि विप्रो, टीसीएस वगैरह, इनकी नजर इस एम्प्लॉय पे आ जाती थी। और ये इन्हें क्या करता था कि ये यहाँ पे मान लीजिए अगर 6 लाख का पैकेज ले रहा है, तुरंत इस एम्प्लॉय को पता है क्या करते हैं? आ जाओ भाई 10 लाख का पैकेज ले। अब एम्प्लॉय क्या करेगा? इन्फोसिस को छोड़ के चला जाएगा और वो ज्वाइन कर लेगा 10 लाख के पैकेज पे। भाई एम्प्लॉय ऐसा है कि कोई ये तो है नहीं कि गले में पट्टा बांध दिया कि सारी जिंदगी इसी का काम करेगा। ये बेटा पैसे के पीछे भागता है, इससे भी अपनी पर्सनल तरक्की चाहिए। इन्फोसिस के साथ ये बहुत होने लगा। मतलब इनके जो स्टूडेंट होते थे ट्रेनिंग ले लेके भाग जाते, और जैसी ट्रेनिंग के बाद बेटे काम करने की बारी आती तो दूसरी कंपनियों के लिए काम करते। इन कंपनियों की ट्रेनिंग कॉस्ट बच रही थी और ये ट्रेनिंग कॉस्ट लगा के काम भी नहीं करवा पा रहा था। एक तरह से तो कॉलेज ही खोल दिया, और ऐसा कॉलेज खोल दिया जहां पैसे भी कंपनी लगा रही है। बहुत सोचा बेटे इन्फोसिस ने क्या किया जाए, क्या किया जाए। तब इन्फोसिस लेकर आई एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान।
इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपने एम्प्लॉय से कहा कि एम्प्लॉय मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर तुम हमारे साथ 6 साल का एक बॉन्ड फिल कर दो और 6 साल से पहले छोड़ के ना जाओ, तो 6 साल के बाद हम तुम्हें अपनी कंपनी के शेयर्स दे देंगे, और वो हम शेयर्स तुम्हें लेस देन मार्केट वैल्यू पे देंगे। ठीक है जी। जैसे अगर मान लीजिए कि मार्केट वैल्यू चल रही है 100 रुपए, तो हम आपको दे देंगे 20 रुपए में। और सुनिए, हम आपको 20 रुपए में जानते कितने शेयर्स देंगे? हम आपको देंगे 1 लाख शेयर्स। इस तरह के ऑफर देने लग गए। अब सोचना बेटे, ध्यान से देखना, चलो इसे कम कर देते हैं, 10,000 शेयर। 1 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 10,000 शेयर। 10,000 शेयर जो मार्केट में 100 रुपए का बिक रहा है, आपको पता है कितने में मिल जाएगा? 20 रुपए में। इस एम्प्लॉय का दिमाग चलने लग जाता है, और ये क्या सोचता है, अब जरा देखना। 10,000 शेयर्स जो कि मार्केट में 100 रुपए के हैं, मुझे 20 रुपए में मिल जाएंगे, मतलब मुझे हर शेयर पे 80 रुपए का फायदा होगा। और 10,000 शेयर पे मुझे फायदा होगा कितना? 8 लाख रुपए। ठीक है। और बेटे मान लो अगर किसी अच्छे एम्प्लॉय को 50,000 शेयर ऑफर कर दिए, तो बताइए उसे कितना फायदा होगा? 40 लाख रुपए। अब वो क्या सोचता है कि देखो, यहां पे मुझे दूसरी कंपनियों के मुकाबले में पैकेज कम मिल रहा है, अभी 6 लाख मिल रहा है, अगले साल 8 लाख हो जाएगा, क्या दिक्कत वाली बात है, मैं यहीं पे छोड़ा रहता हूँ। 6 साल अगर मैं काम कर लूंगा तो कुछ पैसा यहां से बचाऊंगा, और फिर अचानक से मेरे पास 40 लाख आ जाएंगे, और तो और ये मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बेटे देखो सपने कैसे देखते हैं मिडिल क्लास के बच्चे, आप देखिएगा, वो क्या सोचने लगता है, इसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये बढ़ के 150 हो जाएगा, तो मेरा ये जो फायदा अभी 80 रुपए का है, इसमें मैं 50 रुपए और ऐड कर दूं, तो ये फायदा बढ़ के हो जाएगा कितना? 130 रुपए। तो मेरे पास 65 लाख रुपए 5 साल के 6 साल के बाद रेडी होंगे। ओ माय गॉड, 65 लाख ये, और करीब करीब 35 लाख रुपए मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, और कुछ 50 लाख रुपए अपने पापा से ले लूंगा, तो मेरे पास 1.5 करोड़ रुपए होंगे, और 1.5 करोड़ रुपए से तो मैं अपना एक नया स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर दूंगा। और जैसे ही मैं स्टार्टअप बिजनेस शुरू करूंगा, तो मैं भी एक आईटी कंपनी चलाऊंगा, और इनको मैं सिखाऊंगा कि बिजनेस कैसे होता है। ये तो मूर्ख हैं, इस तरह से काम किए जा रहे हैं। बेटे एक अच्छा एम्प्लॉय इस तरह से सोचने लग जाता है, और इसी सोच को इन्फोसिस 6 साल तक भुना लेता है। बस ये सपना दिखाया और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दे दिया। तो मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में होता क्या है, एम्प्लॉयज को एक ऑफर दिया जाता है कि इन्हें फ्यूचर में शेयर्स मिलेंगे। ठीक है जी, और वो सस्ते दाम में मिलेंगे। तो बेटे जी, लेकिन ये पक्का नहीं है कि ये शेयर्स हम देंगे ही देंगे। क्यों पक्का नहीं है? हो सकता है कि बीच में एम्प्लॉय 6 साल से पहले टीसीएस इसे कुछ ऐसा ऑफर दे दे कि ये छोड़ के चला जाए। हो सकता है कि इस एम्प्लॉय का इसी से मन उब जाए कि मुझे आईटी फील्ड में रहना है, वो सोचने लग जाए मैं आईएएस करूंगा, हटाओ ये पैसों का चक्कर, पावर चाहिए मुझे। समझ पा रहे हैं आप बात को? कुछ भी हो, अगर वो 6 साल रुक जाए, तो उसे हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत 6 साल के बाद ये एम्प्लॉय ऑप्शन को ले सकता है, शेयर्स ले सकता है। इसी को हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बोलते हैं, और ये कहां दिखाया जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। अब कई इंटेलिजेंट बच्चे ये कहते हैं सर ये भी फ्यूचर शेयर होल्डर। मैं कहता हूं हाँ। और सर आपने बताया था शेयर वॉरेंट्स, वो भी फ्यूचर शेयर होल्डर। मैंने कहा हाँ। तो सर आप इन्हें शेयर वॉरेंट्स में ही दिखा दो। तो मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं। बेटे इसमें ऑप्शन होता है, ये पक्का नहीं है कि इशू होंगे। शेयर वारंट क्या होता है? पक्का है, इशू होंगे।
तो इसे शेयर वारंट की तरह ट्रीट मत करिएगा, ये उससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इसमें ऑप्शन होता है। समझ में आ गई बात? तो यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीजें आती है, किसी भी नाम के प्रीफिक्स रिजर्व हो तो वो यहीं आएंगे। सरप्लस में P&L का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आएगा, और एक बहुत स्पेशल चीज इसमें आएगी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये सारी चीजें हमें दिखानी होती है सरप्लस के अंदर, सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस में। देख लीजिए जरा क्या क्या। कैपिटल रिजर्व आता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आता है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, या फिर कोई भी रिजर्व हो। आप देख पा रहे हैं इन सबके पीछे रिजर्व लगा हुआ है। और एक बहुत स्पेशल आइटम बेटे, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे ना आइटम्स, इनके बारे में एक बात सुन लीजिएगा। आपके नोट्स में जितने भी ये हाईलाइटेड आइटम है, ये एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं, ये इस तरह के आइटम है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर ये आ जाए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान किस सब हेडिंग और किस मेजर हेडिंग का पार्ट है, तो जल्दी से आंसर दो, बताओ आप क्या लिखोगे, सब हेडिंग कौन सी लिखोगे? एक तो इतने नलायक बच्चे हैं, आंसर ही नहीं करते। सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है जी। और मेजर हेडिंग हो जाएगी हमारी शेयर होल्डर फंड्स, SHF। शॉर्ट में आंसर दे दिया करो, भले टाइप करने में आलस आता हो। ओके बेटे, तो ये रिजर्व हो गए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हो गया। सरप्लस में क्या आता है जी? क्रेडिट और डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने यहां लिखा भी है कि जो डेबिट बैलेंस है वो नेगेटिव फिगर में आ रहा होगा। वेरी वेरी गुड खुशी, बहुत अच्छे से आपने रिप्लाई करा। ओके बेटे, ये सारे आइटम आ जाते हैं। अब एक और बात सुन लो जरा ध्यान से। अगर मान लीजिए किसी रिजर्व को हम कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दें, तो वो रिजर्व रिजर्व ना कहला के फंड कहलाता है। ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं। अगर किसी रिजर्व को, भाई जैसे मैंने ये गुल्लक है कैपिटल रिजर्व, ये गुल्लक ले जाके मैंने बैंक में जमा कर दी, तो ये कैपिटल रिजर्व ना कहला के कैपिटल फंड हो जाएगी। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की जगह कैपिटल रिडम्पशन फंड हो जाएगा। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व की जगह डिवेंचर रिडम्पशन फंड हो जाएगा। ये सारी चीजें हो जाएंगी, समझे इस बात को? हाँ, बच्चा कह रहा है कि सर ये जो फंड वाला सिस्टम है आपने 11th क्लास में भी बताया था। बिल्कुल बेटे जी, ये 11th में भी था, ठीक है। तो आप अब एक बात समझ लो, अगर किसी भी चीज के पीछे, किसी भी चीज के पीछे रिजर्व लगे या फंड लगे, वो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसमें फंड तो लगेगा, बट वो रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं आएगा, वो है प्रोविडेंट फंड। क्योंकि प्रोविडेंट फंड हमेशा लायबिलिटी होती है, ठीक है जी। तो बेटे अगर किसी भी चीज के पीछे रिजर्व या फंड देख लो, तो वो आपको कहां दिखाना है? वो आपको दिखाना है रिजर्व एंड सरप्लस में। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यहां दिखाना है, और ये आपका सरप्लस में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस यहां है, ठीक है जी। मैंने आपको अभी तक दो सब हेडिंग्स बता, एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रस्ट फंड क्या होते हैं। ट्रस्ट फंड बेटे एनपीओज में होते हैं, यहां नहीं होते। ट्रस्ट बनाया जाता है और उसका जो पैसा होता है उसे ट्रस्ट फंड कहते हैं, जिसे आप एनपीओ के चैप्टर में कैपिटल फंड कहते थे, या फिर इसका एक और नाम होता है कॉर्पस, ठीक है। ये होता है ट्रस्ट फंड। और अगर मान लीजिए कि कंपनी सेक्शन 11 के अंदर रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 2013 के, तो वो कंपनी भी एक एनपीओ कंपनी होती है। फिलेंथ्रोपिस्ट कंपनी उसे कहा जाता है, जैसे कि मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन लिमिटेड, ठीक है जी, एक लिमिटेड कंपनी है, बट वो एक फिलेनोथेरेपिस्ट है।
ठीक है जी, मतलब वो एक एनजीओ है, एनपीओ है, तो वहां पे ट्रस्ट फंड आते हैं, यहां नहीं आएंगे। आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। ओके बेटे, तो ये हो गया हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है जी, तो दो हमारी मेजर हेडिंग हो गई। तीसरी सब हेडिंग हमारी कौन सी थी? शेयर वारंट। शेयर वारंट के अंदर कोई भी आइटम नहीं है, जाओ ऐश करो। ठीक है, कोई आइटम नहीं है बेटे। तो बेटे अभी तक शेयर होल्डर फंड के अंदर तीन सब हेडिंग आती है। पहली मेजर हेडिंग के अंदर तीन सब हेडिंग आती है, मैंने आपको इन तीनों के आइटम्स क्लियर कर दिए, ये तीनों आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अब आ जाइए शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। मुबारक हो बेटे, इसमें भी कोई आइटम नहीं आता। लो जी, तो हमने दो मेजर हेडिंग कर ली है, शेयर होल्डर फंड और शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी की जो सब हेडिंग है, इसमें क्या क्या आइटम आते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। यहां तक कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? साथ साथ याद हो पा रहा है? जल्दी से जवाब दीजिए, हम 3 मार्क्स के लिए मेहनत कर रहे हैं। बेटे सभी जवाब दें, मेरा आपसे हाथ जोड़ के देखो, मैं आपके सामने 2 बार हाथ जोड़ता हूं, रिक्वेस्ट है आपसे बेटे सभी आंसर करो। समझ आ? आइए बेटे जी, देखिए अब नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है और उसके सब हेडिंग में कौन कौन से आइटम आते हैं ये डिस्कस करते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी, देखिए जी, नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आ जाता है बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म, ये है इसकी सबसे पहली सब हेडिंग। देखो एक बात समझ लो, बोरोइंग्स का बेसिकली मतलब होता है उधार लेना। आप डायरेक्टली जाके पैसा उधार लेते हैं, तो इसी को हम कह देते हैं बोरोइंग्स इंग्लिश में। अब जो हमने कॉन्ट्रैक्ट करके बस बकायदा पैसा उधार लिया, वो सारी चीजें यहां आएंगी। तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा। एक तो आएगा इसमें बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स। देखो बेटे, बॉन्ड्स और डिबेंचर लगभग एक जैसे ही होते हैं, बस इंटरेस्ट की टाइमिंग का डिफरेंस होता है इनमें। मान लीजिए कंपनी ने डिबेंचर इशू किए या फिर बॉन्ड इशू किए, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी ने पब्लिक से पैसा उधार लिया। ठीक है जी, डिबेंचर सर्टिफिकेट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा इसमें आ जाएगा लोन। लोन लिया गया हो किसी भी बैंक से या फिर लोन लिया गया हो किसी और इंस्टीट्यूशन से, ये सारे यहीं पर आएंगे। ओके, तो ये चीजें आ जाती है हमारे बोरोइंग्स में। आइए देखते हैं कि बोरोइंग्स में हमने नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें आती है। देखिए जरा, बोरोइंग्स में मैंने आपको लिखवाया है 4 चीजें। एक बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, और दूसरा है हमारा टर्म लोन फ्रॉम बैंक या फिर किसी और पार्टी से लिया हो, और एक और चीज है जी डिपॉजिट्स। तो ये 4 चीजें आएंगी बोरोइंग्स के अंदर। बस याद रखिए, डिबेंचर, बॉन्ड या फिर बैंक लोन हो या किसी और से लोन लिया हो या फिर डिपॉजिट्स हो, बस दैट्स इट। 4 चीजें हमारी आ जाती है किसमें? नॉन करंट लायबिलिटी में। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी के पहले सब हेडिंग में जो कि है हमारा बोरोइंग्स। बेटे बोरोइंग्स के बाद नॉन करंट लायबिलिटी में जो दूसरा सब हेड आता है वो है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जो कि एक फिक्स आइटम है कि हमेशा ही क्या रहने वाला है,
DTL, deferred tax liability is always going to be a long term liability. मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्यों अराइज होता है, क्योंकि ये अकाउंटिंग इनकम और इनकम टैक्स इनकम के डिफरेंस की वजह से अराइज होता है। इससे ज्यादा आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, और आप में खुशी की लहर दौड़ जाएगी ये जान के कि इसके अंदर कोई भी आइटम नहीं आता है, नो आइटम। लो जी, तो नॉन करंट लायबिलिटी के भी हमने दो देख लिए, बोरोइंग्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब इसके बाद तीसरा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। तो देखो बच्चों, मैंने आपको ये बताया था, ये जो अदर शब्द है इसका मतलब क्या है। देखिए, अदर के अंदर दो तरह की चीजें आएंगी, ध्यान से समझिएगा। एक तो इसमें आएगा गेस्ट आइटम, मतलब ये एक मेहमान घर है, इसमें गेस्ट आइटम। अच्छा, ये गेस्ट आइटम है ना, ऑफिशियली कहीं पे भी नहीं बताएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यूज करा है। गेस्ट आइटम जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्रेडिटर्स हैं। अब देखिए, क्रेडिटर अपने नाम से ही क्या लगते हैं, करंट लायबिलिटी। लेकिन मान लीजिए कि क्रेडिटर्स आपको 15 महीने के बाद पे करने हैं, तो बेटे अब ये करंट लायबिलिटी थोड़ी ना हुए, ये तो 12 महीने से ज्यादा का समय ले रहे हैं पेमेंट में। यू कैन नॉट कॉल देम एज करंट लायबिलिटी। हालांकि पहले वाला जो फॉर्मेट था, आपको जान के भरोसा नहीं होगा, पहले वाले फॉर्मेट में इसे तब भी करंट लायबिलिटी दिखाया जाता था। वो वाला फॉर्मेट असल में फॉलो करता था नोमेनकल्चर। नाउ व्हाट इज दिस नोमेनकल्चर? नोमेनकल्चर का मतलब होता है कि नाम से आइटम को आइडेंटिफाई किया जाता था। नाम अगर क्रेडिटर है, चाहे वो 10 साल के बाद दिया जाए, वो होगा करंट लायबिलिटी। बताओ जी, गजब हो गया, टाइम पीरियड की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ये नॉमिन कल्चर को अगर मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि किसी बच्चे का नाम है प्रिंस, तो इसका मतलब ये है कि बेटे जैसे ही वो स्कूल में क्लास में एंट्री करेगा, तो फिर प्रिंस के आते ही सब खड़े हो जाएंगे, भले टीचर हो, प्रिंसिपल मैम हो, बच्चे हो। नाम प्रिंस रखने से बस वो कहीं का प्रिंस हो जाएगा। क्या आपको लगता है ये सही है? सरासर गलत है। और यही गलत चीज पहले वाले फॉर्मेट में फॉलो होती थी। भला हो वो तो 2013 कंपनीज एक्ट का, जिसने हमें सही रास्ते पे पहुंचाया है, और इसने ये कहा कि साहब अगर क्रेडिटर 12 महीने से ज्यादा के हैं तो वो अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में आएंगे, ऐसे गेस्ट आइटम। ठीक है जी। दूसरा, इसमें वो लायबिलिटीज आती हैं जिन्हें हम बोलते हैं रेसिड्यूरी लायबिलिटीज। रेसिड्यूरी का मतलब ये है कि जो इससे पहले कहीं पे भी नहीं आई। देखो, अभी तक हमने दो तरह की लायबिलिटी कवर की, एक बोरोइंग्स मतलब उधार लेना, एक जो टैक्स की लायबिलिटी है। अब बेटे, एक हमारी लायबिलिटी होती है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, आप ये बताइए, रिडम्पशन ऑन डिबेंचर पे जो प्रीमियम दिया जाता है, इशू के वक्त पे हम उसे अपनी लायबिलिटी बना लिया करते थे। तो ये लायबिलिटी ना पहले हेड में आ सकती है ना दूसरे में आ सकती है, तो बस ये कहाँ आएगी, रेसिड्यूरी लायबिलिटी हो गई, अदर नॉन करंट लायबिलिटी में आएगी। और इसके अलावा इसमें एक और प्रीमियम आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो कुल मिला के इसमें तीन आइटम आ रहे हैं, पहला गेस्ट आइटम, दूसरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और तीसरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए अब देखते हैं हमने नोट्स में क्या लिखा हुआ है। लो जी, नोट्स में भी हमने यही लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तीन ही आइटम मैंने आपको बताया है, सब हेडिंग अदर नॉन करंट लायबिलिटी में। इसका मेजर हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, और इसमें तीन आइटम कौन से आते हैं जी, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और अदर गेस्ट आइटम्स।
जैसे कि क्रेडिटर पेबल आफ्टर 12 मंथ्स। ये बताने की जरूरत नहीं है फिर से कि ये जो येलो में मार्क्ड है ये आइटम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है जी, एग्जाम में ये आ चुके हैं, जैसे कि बॉन्ड और डिबेंचर आ चुका है और ये प्रीमियम दोनों ही आ चुके हैं। तो लो जी, हमने नॉन करंट लाइबिलिटी का तीसरी सब हेडिंग को भी कर लिया। अब आ जाइए बेटे जी हमारी फोर्थ सब हेडिंग पे नॉन करंट लाइबिलिटी की, और वो है प्रोविजंस लॉन्ग टर्म। प्रोविजंस लॉन्ग टर्म। देखो बच्चों, बात जरा ध्यान से समझना। मैं आपको आज आपके ज्ञान को किसी दूसरे ही लेवल पे लेके जाऊंगा। ध्यान से इस बात को समझना बेटे। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सार दिया था, मैं आज आपको लाइबिलिटी का सार बताऊंगा। हालांकि मैं कोई भगवान नहीं हूं, ये कोई भी मामूली इंसान बता सकता है, लेकिन फिर भी ये आपके नॉलेज को बेटे किसी दूसरे ही लेवल पे ले जाएगा। आप जरा ध्यान से इसे देखते हुए चलिएगा। आप पहचानने लग जाएंगे कि जी कब कैसी लाइबिलिटी होती है। बेटे क्या आपने ये चीज पहले कहीं देखी है? यस। बचपन में जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे हुआ करते थे, ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाया करते थे और ज्योमेट्री बॉक्स में से निकलता था डी, जिसे कई बच्चे बोलते थे प्रोटेक्टर। हाँ सर, हमें याद है वो खट्टे मीठे दिन, न टेंशन होती थी न और कुछ। हाँ बस बेटे उन्हीं दिनों की याद दिला रहा हूं आपको। बेटे जी मैं इस डी को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, ठीक है? ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है हमारे, देखिएगा जरा, 3 तरह से हमारी पेमेंट जो होती है उसे लाइबिलिटी के तौर पे कैसे देखा जाता है। बेटे 3 तरह की लाइबिलिटी होती है। पेमेंट ड्यू जब हो जाती है तो वो 3 दर्जों में आती है। पहली होती है कंटिंजेंट लाइबिलिटी, फिर होता है प्रोविजन। सर प्रोविजन भी लाइबिलिटी है? हाँ बेटे मैंने कहा ना 3 तरह की लाइबिलिटी होती है। और फिर होती है प्योर लाइबिलिटी। बेटे असल में जो पेमेंट ड्यू हो जाती है वो इन तीनों में से कोई एक कैटेगरी में फॉल करती है। मान लीजिए कि हमें किसी अमाउंट के बारे में ये श्योर नहीं है कि हमें पेमेंट करनी है या नहीं करनी है, नॉट श्योर। और हमें यह भी श्योर नहीं है कि हमें कितना अमाउंट उस पेमेंट में देना पड़े, लेकिन हमें लग रहा है कि पैसा देना पड़ सकता है। देखिए पेमेंट अभी श्योर नहीं है, वो किसी इवेंट पे डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे ऊपर किसी ने केस कर दिया। अब अगर हम पर बेटे केस कर दिया, केस हार गए, तो मुझे उसे पैसा देना पड़ेगा, लेकिन केस अभी हारे नहीं है, लग रहा है हार जाएंगे, तो पेमेंट इज नॉट येट श्योर। अब अमाउंट भी श्योर नहीं है साहब, क्योंकि जज साहब जो फैसला सुनाएंगे हमें तो उतना अमाउंट देना पड़ेगा। बेटे जब भी इस तरह की पेमेंट होती है ना, उसे कंटिंजेंट लायबिलिटी कहा जाता है, इन विच पेमेंट इज नॉट श्योर, अमाउंट इज नॉट श्योर। अब प्रोविजंस क्या होते हैं? इसके अंदर पेमेंट जो है वो हमारी पक्का हो जाती है जी, देनी देनी है, पेमेंट इज श्योर। लेकिन अमाउंट कितना देना है ये इसमें श्योर नहीं है, ये नॉट श्योर है। तो बेटे जब आपको ये पता हो ना पैसे तो देने हैं, बट कितने देने ये ना पता हो, तो वो पेमेंट आपके लिए बनती है प्रोविजन। और जब आपको पेमेंट भी श्योर हो कि कितनी देनी है, अमाउंट भी आपको श्योर हो, तो बस बेटे वो आपके लिए पक्की लायबिलिटी हो गई।
समझे इस बात को? जैसे कि क्रेडिटर्स, मैं क्रेडिटर्स से सामान खरीद के लाता हूं एक दुकान से 100 रुपए का, तो कितने रुपए देने? 100 रुपए और देने, ये भी पक्का है। प्रोविजंस में जैसे कि मैंने आपको वारंटी का बताया था, मेरी हिटैची की कंपनी है, हिटैची की कंपनी में अब बेटे होता यह है कि कुछ एसी खराब हो जाते हैं, और मैंने उन्हें वारंटी का पीरियड दिया हुआ है कि अगर 3 साल में खराब होते हैं तो मैं उनके रिपेयर फ्री में करके दूंगा। अब मुझे ये तो पक्का है कि पक्का पता है कि कुछ ना कुछ एसी खराब होंगे एज ए हिटैची कंपनी, बट कितने खराब होंगे, इसके लिए तो बेटे जी साक्षात ब्रह्मदेव को धरती पे आना पड़ेगा और वही प्रकाश डाल सकते हैं कि कितने खराब होंगे। अब वो आने से रहे तो इससे बेटर क्या है कि हम प्रोविजन बना लें। समझे? तो देखिए, ये 3 तरह की हमारी लाइबिलिटीज होती है। अब बेटे प्रोविजन, इस बात से मैंने क्लियर कर दिया कि प्रोविजन होता क्या है। प्रोविजन एक ऐसा पैसा होता है जिसके बारे में वी आर श्योर इट हैज टू बी पेड, बट वी आर नॉट श्योर हाउ मच टू बी पेड। ध्यान रखिएगा इसे, ये प्रोविजंस होते हैं। अच्छा, अब प्रोविजंस लॉन्ग टर्म में क्या क्या आइटम्स आ जाते हैं जरा देखना। एक तो आएगा इसमें प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। ठीक है जी, इस प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट को आप प्रोविडेंट फंड मान लीजिए। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि प्रोविडेंट फंड, पिछली क्या जी, इसी क्लास में बताया था कि प्रोविडेंट फंड को रिजर्व एंड सरप्लस में मत लेके जाइएगा, क्योंकि वो बेटे लाइबिलिटी बनती है, वो हमारे लिए प्रोविजन होता है। ये होता क्या है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट? देखो बेटे, हमारी कंपनी में ढेर सारे वर्कर काम करते हैं, और एक दिन ये वर्कर क्या होंगे, रिटायर। जब ये रिटायर होते हैं तो कंपनी को इन्हें रिटायरमेंट का बोनस देना पड़ता है। तो बेटे ये तो पक्का है कि कंपनी को रिटायरमेंट का बोनस देना पड़ेगा, लेकिन कितने एम्प्लॉयज को देना पड़ेगा? कई एम्प्लॉयज तो बेचारे रिटायरमेंट से पहले ही ऑफ हो सकते हैं, डेथ हो सकती है। कई एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के जा सकते हैं, है ना? ऐसी सिचुएशन में हमें रिटायरमेंट के बेनिफिट नहीं देने पड़ते। तो बेटे वी आर श्योर दैट वी हैव टू पे एज ए कंपनी, बट हाउ मच वी आर नॉट श्योर। तो हम एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए क्या बना लेते हैं, प्रोविजन। इसी में आ जाता है जी प्रोविजन फॉर वारंटी। ये अभी अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, वारंटी जैसे हिटैची का एग्जांपल लेके कि ये तो श्योर है कि एसी खराब होंगे, बट कितने होंगे ये नहीं पता। बस जी यही इसके अंदर आ जाते हैं 3 चीजें। एक हमारा क्या आ जाता है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। एक आ जाता है, उसी को प्रोविडेंट फंड बोल देते हैं। और इसके अलावा प्रोविजन फॉर वारंटी। अब देख लेते हैं हमने नोट्स में क्या लिखा हुआ है। सर यहाँ पे भी ये 3 ही लिखे हुए हैं। बेटे होते ही 3 है, ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी का 4th सब हेड। तो बेटे जी एक बार फिर से देख लें नॉन करंट लाइबिलिटी में हमने क्या क्या करा। तो देखिए जरा, नॉन करंट लाइबिलिटी में मैंने आपको बताया कि 4 हेडिंग, सब हेडिंग आती है। सबसे पहले बोरोइंग, उधार लेना। बोरोइंग्स में बेटे बॉन्ड्स आएगा, लोन फ्रॉम बैंक इंस्टीट्यूशन आ जाएगा, और एक और आ जाएगा डिपॉजिट। बस खत्म जी किस्सा। अच्छा, फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में कुछ नहीं आएगा। अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में गेस्ट आइटम आ जाएंगे, और इसके अलावा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ जाएगा ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएगा। फिर प्रोविजंस लॉन्ग टर्म की बात करें तो बस बेटे इसके अंदर 3 चीजें, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड और वारंटी क्लेम। डन हो गई जी बात। अब आ जाइए करंट लाइबिलिटीज में। करंट लाइबिलिटी में भी हमारे 4 ही सब हेडिंग थी। तो देखते हैं जी करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है। सबसे पहले बेटे इसमें भी बोरोइंग्स आती है।
देखिए जी, करंट लायबिलिटीज में जो हमारी पहली सब हेडिंग है बोरोइंग्स है। बोरोइंग्स शॉर्ट टर्म, मतलब अब हम उधार लेकर आएंगे 12 साल से, 12 महीने से कम पीरियड के लिए। तो बेटे इस तरह के जो उधार होते हैं वो दो तो ये होते हैं, एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट, एक होता है जी कैश क्रेडिट, या फिर एक बकायदा साफ साफ लिखा हो जी शॉर्ट टर्म लोन। बस ये तीन चीजें आएंगी किसमें? बोरोइंग्स में, शॉर्ट टर्म में। चलिए देख लेते हैं कि हमने अपने नोट्स में क्या लिखा हुआ है। देखिए जरा, नोट्स में बेटे आप देखिएगा बोरोइंग्स यहां से शुरू होती है, और बोरोइंग्स में हमारे क्या क्या चीजें आ रही है? वही तीन चीजें आ रही है। एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट, एक कैश क्रेडिट है और एक शॉर्ट टर्म लोन है। कैश क्रेडिट में आपको बता दूं होता क्या है, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड पे कैश विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ही जो बिजनेसमैन होता है उसको फैसिलिटी होती है कि वो अपने करंट अकाउंट पे भी इस तरह से कर सकता है कि कैश विड्रॉ कर ले। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक एज बैंक ओवरड्राफ्ट, आप ये समझ लीजिए। ओके जी, फिर अब इसके बाद नेक्स्ट अगला जो है वो है हमारा फिक्स्ड आइटम, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मतलब है जो व्यापार की वजह से आपके उधार बनते हैं। व्यापार में खरीदना और बेचना होता है, तो बेटे आपके उधार तब बनते हैं जब आप खरीदते हो। कहने का मतलब ये कि परचेज की वजह से जो आपके उधार पेबल्स बनते हैं उन्हें हम ट्रेड पेबल्स बोल देते हैं। तो परचेज की वजह से बेटे एक तो क्रेडिटर आपका उधार होता है, और अगर आप क्रेडिटर से लिखित में ले लो तो बिल्स पेबल। बस ये दो चीजें आएंगी जी ट्रेड पेबल्स में। नेक्स्ट बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, फिर उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीबीएसई को कुछ खास मोहब्बत है अदर करंट लाइबिलिटी से। न जाने कितनी बार अदर करंट लाइबिलिटीज से इसने कितने ही आइटम्स पूछे हैं। अब अदर करंट लाइबिलिटीज में आते भी बहुत सारे आइटम है। देखिएगा अब जरा इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले कॉल्स इन एडवांस, फिर इसके बाद टैक्स पेबल, जीएसटी। ठीक है जी, फिर इसके बाद अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, नेक्स्ट आएगा जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड इनकम, यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और इसके अलावा गेस्ट आइटम्स। ठीक है जी, ये सारी चीजें आती है। अब देखो बेटे, मैंने आपको बताया अदर, अदर में दो तरह की चीजें आती है। ये तो है जी रेजिड्यूरी। रेजिड्यूरी का मतलब जो है पहले किसी भी हेड में नहीं आई, और एक आ जाता है जी गेस्ट। ठीक है, तो वही दो चीजें यहां आ रही है। बेटे पहले हमने दो तरह के उधार देखे, दो तरह की लाइबिलिटी, एक तो जो बकायदा उधार लिया और एक जो आपके बिजनेस की वजह से पेबल्स बने वो। अब इसके अलावा जो उधार होते हैं जैसे कि कॉल्स इन एडवांस। देखो बेटे कॉल्स इन एडवांस आपके लिए लाइबिलिटी कैसे होता है कि शेयर होल्डर ने पैसा आपको ड्यू होने से पहले ही दे दिया। अब मान लीजिए कि अगर आपकी कंपनी बंद हो जाती है तो अब आप शेयर होल्डर का ये वाला पैसा जब्त नहीं कर सकते हो, आपको वो पैसा वापसी ही करना पड़ेगा। और क्योंकि कॉल्स के बीच में, दो कॉल्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस 3 महीने का होता है, तो इस वजह से कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए बनेगी करंट लाइबिलिटी।
जीएसटी पेबल, अगर टैक्स है जी आपके ऊपर उधार, मतलब आपको पे करना है, तो वो यहाँ आ जाएगा। और क्योंकि ये टैक्स पेबल हमारा 1 साल से कम है, तो इस वजह से करंट लायबिलिटी में आता है। अब ये दोनों ही चीजें अगर मैं देखूं तो ना ये बोरोइंग्स है, ना ये ट्रेड पेबल है, क्योंकि ना तो मैंने ये उधार लिया पैसा, ये दोनों, ठीक है जी, और ना ही ये मेरे बिजनेस की वजह से। समझ रहे बात को? इन दोनों को मैंने यहाँ पे नाम दे देना है स्पेशल एडजस्टमेंट, याद करने के लिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये बहुत पूछी जाती है दोनों। फिर आ जाता है इसमें दो तरह के डिविडेंड, ध्यान दीजिएगा, दो तरह के डिविडेंड जो है वो है अनक्लेम्ड डिविडेंड और एक है अनपेड डिविडेंड। एक आगे जाके परपोज डिविडेंड भी आएगा, वो इसमें नहीं आता है, ठीक है। एक और ध्यान देने वाली बात है, calls in advance is a part of other current liability, but calls in arrear it is a part of share capital, ठीक है, याद रखनी है ये बातें। और इसके अलावा बेटे जी दो आपकी 11th क्लास वाली एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये आपको भली भांति पता है कि ये क्या होती है, आपकी करंट लायबिलिटीज होती है। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है सिंस 2013, कैन यू इमेजिन, मैच्योर्ड डिबेंचर्स। पता नहीं जी क्या खास लगा हुआ है। मैच्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब होता है डिबेंचर्स पेबल विद इन 12 मंथ्स। डिबेंचर अगर नाम से देखा जाए तो बेटे ये नॉन करंट लायबिलिटी है, लेकिन कर्म से देखा जाए तो इस वक्त पे ये 12 महीने के भीतर भीतर पे हो जानी चाहिए, तो ये बनती है करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में अब ये किस हेड में आएगा बेटे, ये एक गेस्ट आइटम है और गेस्ट आइटम के लिए अदर में ही गदर मचता है, तो ये सारी चीजें आ जाती है अदर करंट लायबिलिटीज में। ओके, डन हो गया। अब आ जाइए फोर्थ पर, लास्ट, वो है प्रोविजंस शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या क्या चीजें आ जाती है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आते हैं सिर्फ दो तरह के प्रोविजन। एक तो आ जाता है जी प्रोविजन फॉर टैक्स, और एक आ जाता है इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, आपका जाना पहचाना प्रोविजन। बस ये दो प्रोविजंस यहां आएंगे। देखिए टैक्स और डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स मतलब आपको ये डर होता है कि इस साल जो डेटर से पैसा आना है उसमें से कुछ पैसा डूब सकता है। और टैक्स आपको पता ही है जी, टैक्स जो आपको देना होता है वो 1 साल के अंदर अंदर ही पे करना होता है, हम उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं। हालांकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आएगी तो मैं आपको ये प्रोविजन फॉर टैक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा होता क्या है। तो बेटे बस जी करंट लायबिलिटीज में ये सारे सब हेडिंग थी और इनके अंदर ये आइटम आ जाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है इसमें अदर करंट लायबिलिटीज। आइए देखते हैं जी हमने अपने नोट्स में क्या लिखा हुआ है, देखिएगा जरा। सबसे पहले बेटे बोरोइंग से 3 आइटम, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन। ये तीनों में खासियत है कि पैसा उधार लिया। ट्रेड पेबल हमेशा दो ही रहेंगे जो आपके परचेज करने की वजह से उधार बनते हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। अदर करंट लायबिलिटीज में कुल मिला के यहाँ पे आपके 7 आइटम्स आ रहे हैं, वैसे 2 हैं। अगर मैं ये जी से पहले, ये गेस्ट आइटम से पहले ऊपर वाले बताऊं तो वो रेजिड्यू है जो और कहीं नहीं आते, जैसे कॉल इन एडवांस या उस पे इंटरेस्ट हो, टैक्स पेबल, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अर्नड इनकम। और गेस्ट आइटम्स में क्या आ जाएगा, मैच्योर्ड डिबेंचर या मैच्योर्ड लोन्स, ठीक है, जो 12 महीने के अंदर अंदर पे करने होते हैं। और 2 आ जाते हैं जी हमारे प्रोविजंस में, शॉर्ट टर्म में प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसी के साथ मेरी लायबिलिटी साइड हो जाती है पूरी तरह से फिनिश। बोलो बेटे जी, क्या आप सबको ये बात समझ में आई कि लायबिलिटी साइड में क्या क्या चीजें आती हैं? हाँ, तो समझ में आई है तो अभी इसे करिएगा रिवाइज, इसके बाद एसेट्स को हम करेंगे बाद में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।